गुड मॉर्निंग। आप लोग नेट की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम नेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है? सैम्पल क्या होता है? सैम्पल एक लार्ज पॉपुलेशन का कुछ आइटम लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव आइटम, चाहे वो पॉपुलेशन ऑब्जेक्ट का हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे किसी भी वस्तु का हो, उसको हम लेते हैं अपने स्टडी के लिए और उसके आधार पर जो स्टडी करते हैं उसे हम जनरलाइज करते हैं, उसे हम सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग दो तरह का होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग करने के क्या तरीके हैं? सैम्पलिंग करने के लिए हम 3 तरीके अपनाते हैं। सैम्पल में क्या होता है कि एक बड़े पॉपुलेशन, एक बड़े ग्रुप से हम कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं। तो ये सेलेक्ट करने के 3 तरीके हैं। पहला है फिश बॉल। तो फिश बॉल तरीका में क्या करते हैं कि हम जितने भी, मान लो छोटा पॉपुलेशन है, एक क्लासरूम है, 50 बच्चों का क्लास है, उसमें से कुछ सैंपल सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि 50 बच्चों के नाम को चिट में लिखकर उस बॉल में रख देंगे और अगर उसमें से हमें 10 सैंपल चुनना है तो 10 चिट हम निकाल लेंगे। तो ये जो सैम्पलिंग होगा इसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इसमें हर बच्चे के चुने जाने का चांस इक्वल होता है और इंडिपेंडेंट होता है। एक का चुने जाना दूसरे के चुने जाने को नहीं रोकता है। ये सैम्पलिंग हुआ फिश बॉल। दूसरा होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर के द्वारा हम 10 बच्चों का रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है, एक टेबल होता है हर रिसर्च मेथोडोलॉजी या स्टैटिस्टिक्स के बुक के लास्ट में, अपेंडिक्स में बहुत सारे टेबल होते हैं। उस टेबल में 12.3 नंबर का टेबल है जिसमें रैंडम नंबर्स होते हैं। उस रैंडम नंबर टेबल के आधार पर भी हम बच्चों का रैंडम सिलेक्शन कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट का रैंडम सिलेक्शन कर सकते हैं। ये सैम्पलिंग 3 तरह का होता है। पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या करते हैं हम कि एक बड़े पॉपुलेशन से जितने हमारे रिक्वायरमेंट हैं, मान लो 50 बच्चों में से मुझे 10 बच्चे चाहिए, तो उसमें से हम 10 बच्चों को इस तरह से चुनते हैं कि हर बच्चे के चुने जाने का चांस इक्वल और इंडिपेंडेंट हो। इसे हम एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब घर में चावल पकाते हैं हम, तो क्या करते हैं कि चावल पका या ना पका ये देखने के लिए हम कुछ चावल के दाने निकाल कर उसे देखते हैं कि ये पके हैं। अगर वो चावल के दाने पके होते हैं तो हमारे ये कंक्लूजन होता है कि पूरा चावल पक गया है। तो वह एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का बहुत अच्छा उदाहरण है। दूसरा है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, मान लीजिए किसी कंपनी से मुझे सैंपल लेना हो हर ग्रुप से। अब किसी कंपनी में क्या क्या ग्रुप के लोग होते हैं? वर्कर होते हैं, मैनेजमेंट ग्रुप होता है, ऑफिसर्स ग्रुप होता है। तो मान लीजिए कि उस कंपनी के लोगों को मैंने 3 स्ट्रैटम में बांट दिया। स्ट्रैटम मतलब 3 ग्रुप में उनके अपॉइंटमेंट के हिसाब से बांट दिया। अब मुझे मान लो 210 लोगों की जरूरत है, 210 सैंपल की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगी, हर तीनों ग्रुप से, मैनेजमेंट ग्रुप, ऑफिसर्स ग्रुप एंड वर्कर ग्रुप से 70 सैंपल्स इकट्ठा करके और उनका स्टडी करूंगी। तो हमारा जो स्टडी होगा वो इंडिपेंडेंट होगा और वो बायस्ड नहीं होगा। उसका रिजल्ट को हम जनरलाइज कर सकते हैं। तीसरा है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग तब हम यूज करते हैं जब हमारा पॉपुलेशन का साइज बड़ा होता है। मान लो किसी स्टेट का स्टडी करना है, तो अब स्टेट का स्टडी करना तो बहुत डिफिकल्ट है, तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में बांटेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट को विलेजेस में बांटेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया, उसमें से फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, 10 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब 10 डिस्ट्रिक्ट को फिर विलेजेस में बांटेंगे, तो विलेजेस बांट के, और विलेजेस में से भी हमने 10 विलेज सेलेक्ट करना है, तो उनमें से 10 विलेज सेलेक्ट कर लिए। तो ये हुआ क्लस्टर सैम्पलिंग। अब उन विलेज का स्टडी करके जो मेरा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट रिलायबल हो सकता है, इसलिए इसे क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें क्या है कि इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। इसके ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और इनके रिजल्ट भी जनरलाइज नहीं किए जा सकते। ये रिसर्चर की मर्जी पर निर्भर करते हैं। ये 4 तरह के होते हैं। पहला होता है कोटा सैम्पलिंग, दूसरा पर्पसिव, तीसरा कन्वीनियंस और चौथा स्नोबॉल। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि रिसर्चर अपना कोटा फिक्स कर लिया। अब रिसर्चर इसमें कौन हुआ? जो छोटा डिजर्टेशन बनाने के लिए या इस तरह के स्टडी के लिए जिससे डेटा की जरूरत होती है,
वो कोटा फिक्स कर लिया कि मुझे 20 बच्चों के एज ग्रुप जानना है, 9th क्लास के 20 बच्चों के। अब वो क्या करेगा, क्लास के गेट पर खड़ा हो जाएगा और 20 बच्चे जो एंटर किए उनके एज को पूछ कर नोट कर लिया और वो उसके आधार पर अपना कंक्लूजन निकाल लिया। तो ये कोटा सैम्पलिंग का एक उदाहरण हुआ। इसके रिजल्ट यूनिवर्सलाइज नहीं किए जा सकते हैं, ये बहुत रिलायबल नहीं होते। दूसरा है पर्पसिव सैम्पलिंग। ये भी रिसर्चर के पर्पस और उसके जजमेंट पर निर्भर करता है कि वो कहाँ से सैंपल लेगा और कितने सैंपल लेगा। वो अपने स्टडी के लिए अपने अपने जजमेंट के आधार पर, मान लो उसे प्राइवेट और पब्लिक स्कूल के 10-10 बच्चों का, 9th क्लास के 10-10 बच्चों का सैंपल इकट्ठा करना है, तो वो पूरे शहर के स्कूल को ना घूमकर अपने घर के करीब वाले स्कूल में जाकर वहां से बच्चों का सैंपल इकट्ठा कर लेगा। तो यह उसका पर्पसिव या जजमेंटल सैंपलिंग हुआ। तीसरा है कन्वीनियंस सैंपलिंग। यह उस पर्पसिव सैंपलिंग की तरह ही होता है। यह रिसर्चर अपने कन्वीनियंस से कहाँ से डेटा इकट्ठा करना है, अपने घर के सामने से या अपने कॉलेज से या अपने क्लासरूम से, तो वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डेटा इकट्ठा करके अपना कंक्लूजन निकाल लेता है। ये भी कंक्लूजन जनरलाइज नहीं किया जा सकता। चौथा है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होता है कि एक बड़े पॉपुलेशन से एक ग्रुप को चुन लिया, 10 आदमियों को चुन लिया, 10 आदमी से पूछा गया, फिर उन 10 आदमियों को कहा गया कि आप दूसरे को रेफर करें। तो वो दूसरे व्यक्तियों को रेफर किए, फिर उन व्यक्तियों से पूछा गया, फिर उन व्यक्तियों को कहा गया कि आप किसी और को रेफर करें। इस तरह से ये सेलेक्टेड ग्रुप से फिर रेफर करवा के 2-3 लेवल पे रेफर करवा के उससे डेटा इकट्ठा करते हैं और उससे अपना कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये भी बहुत रिलायबल या बहुत जनरलाइज करने लायक रिजल्ट नहीं होता। तो ये नॉन रैंडम सैंपलिंग हुआ। थैंक यू।